आद्या प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्या इल्लस्पदे समिद्यसे सनु वसून्यामरा। Om Swasti Swasti Swasti. Now rub your palms. Now touch your eyes. Thumb upon your eyes. सबको प्रणाम। जो लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते वो ऑन करेंगे, बाकी कोई बात नहीं। सब अपना सिलेबस ओपन करेंगे एक बार 9th यूनिट का। इसमें हम लोग 9th यूनिट में जो योग के अनुप्रयोग, जहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है, ये लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक, सेकेंड पैराग्राफ है वो भी लगभग पूरा हो गया है, बस उसमें एक पॉइंट है जिसको आज डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से कुछ चीज़ों को हम पूछना चाहेंगे ताकि एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। इसमें ये तो सभी को पता है ना, जब भी चेतना की बात की जाएगी, चेतना के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी पूछा जाएगा तो बात किसकी होगी? यहाँ जो परिभाषाएं हैं उनकी बात होगी। क्योंकि ऐसे एक कॉन्सेप्ट में भी आप बता सकते हैं, लेकिन एक ये भी है कि आप चेतना की परिभाषा को बताएंगे तो बात पूरी हो जाएगी। तो चेतना का अर्थ क्या है? चेतना किससे संबंधित है? प्रकृति या पुरुष? पुरुष। पुरुष से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद वेदों में बोले तो चेतना क्या है? ब्रह्म और प्रकृति। वेरी गुड। उपनिषद में बोले चेतना क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और वो तुर्या। वेरी गुड। पूजा ने पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक, ये क्या है? किस उपनिषद में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? मांडूक्य उपनिषद में। ठीक है, आज एक इसी पर एक अपनी हेडिंग लिख लेंगे, अपने सिलेबस पर लिखेंगे सब। ठीक है, 9th यूनिट जो है जहाँ पर सिलेबस है वहाँ पर स्पेस देकर लिखेंगे कि जब भी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, राजयोगिक ग्रंथ हैं, वहाँ पर किसकी बात होती है? ब्रह्म की बात होती है। ब्रह्म का स्वरूप किससे संबंधित है? चेतना से संबंधित है। और ध्यान रहे, जब भी थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब उपनिषद पढ़ेंगे, कि ब्रह्म किससे माना जा रहा है, किसको संज्ञा दी जा रही है? ब्रह्म को की संज्ञा किससे कनेक्ट हो रही है? प्राणों से। जिसका प्राण जितना सघन है, जितना मजबूत है, वो ही ब्रह्म का अनुभव कर पाएगा। ठीक, तो उपनिषदों में प्राण को ही ब्रह्म माना गया है। अब प्राण को ब्रह्म कैसे माना जाएगा? तो प्राण बोलते ना, चेतना कितनी है? व्यक्ति जीवित तो सभी हैं, लेकिन प्राणों से ही व्यक्ति की चैतन्यता का पता लगता है। तो चैतन्यता, चेतना, सजगता, ये सब किससे पता चल रहा है? सब प्राण से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अब प्राण को किससे हम मजबूत कर सकते हैं? प्राणायाम से कर सकते हैं। तो ये क्या है? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर उपनिषद में क्या कॉन्सेप्ट है? वेद और उपनिषद में अंतर क्या है? वेद प्रकृतिवादी हैं और उपनिषद आत्मवादी है। वेद प्रकृतिवादी हैं, उपनिषद आत्मवादी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वेद क्या है? जितना भी हम श्रेष्ठ स्तर का जीवन जीते हैं, मान लो गृहस्थ जीवन में जो लोग श्रेष्ठ संतानें लाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन क्यों मिला है? सबको पता है ना, इसीलिए मिला, श्रेष्ठ संतानों को जन्म देने के लिए। अन्यथा गृहस्थ जीवन का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ संतानों का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये किसका पार्ट होगा? वेद का या उपनिषद का? बड़ा समझ के वेद का होगा, क्योंकि प्रकृति में सुंदरता बढ़ानी है। वेद का तो ये पार्ट हुआ वेद का। ठीक है, ये वेद का पार्ट हुआ। तो प्रकृति को जितना सुंदर ढंग से सदुपयोग किया जाए वो सब वेद के अंदर आता है।
और जब हम किसी चीज़ का पूरा सुंदर ढंग से, सहज ढंग से सदुपयोग कर लेते हैं तो किधर मुड़ जाते हैं? मुक्ति की तरफ, आत्मवादी चिंतन की तरफ चले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने संसार का ही सदुपयोग अच्छे से नहीं किया, वो आत्मा परमात्मा की बातों को केवल शब्दों में ले सकता है, महसूस कभी नहीं करेगा। जिसने प्रकृति के एक एक व्यक्ति को समझा, जीव जंतुओं को समझा, किसी की भावनाओं को समझा, क्योंकि पूरे जीवन में है ही क्या, सारा खेल भावनाओं का होता है। आपकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये आपको पता ही नहीं है। जितना आप नीचे स्तर का चिंतन है, भावनाएं हैं, उतना आप नीचे, चाहे अमीर कितने भी हो जाएं। और केवल व्यक्ति शब्दों और भावनाओं के जरिए क्या होता है, वो कहीं पर भी पहुँच सकता है। तो वेद क्या है? जितना हम प्रकृति को सुंदर ढंग से, सहज ढंग से सदुपयोग करते हैं, वो सब वेद के अंदर आता है। और जब हम पूरी प्रकृति का सही ढंग से सदुपयोग कर लेते हैं तो प्रकृति क्या करवाती है? पहले भोग देती है। और जो व्यक्ति संसार का सही सदुपयोग करता है, भोग का मतलब है सदुपयोग करता है, वही उसी व्यक्ति को प्रकृति क्या उपलब्ध कराती है? अपवर्ग का मीन्स मोक्ष उपलब्ध कराती है। ठीक, तो ये मोक्ष और भोग, ये सब क्या है? सब इसी शरीर में किया जा सकता है, दोनों का सदुपयोग। तो वेद और उपनिषद में समझ आ गया चेतना क्या है। वेद जो है हमारे प्रकृति की बात कर रहे हैं, वहाँ चेतना प्रकृति में दिखाई दे रही है। उपनिषद किसकी? और जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो भी वेद में ही आ रही, क्योंकि वेद का ही भाग है उपनिषद। लेकिन उपनिषद पूर्णतः ब्रह्म चिंतन पर ही आधारित है, वेद इस पर पूरा आधारित नहीं है, ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता में सभी को पता है, समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम, ये सब क्या है? सब ये हमें चेतना के स्तर को बता रहे हैं कि चेतना हमारी मुक्त अवस्था में है। फिर योग सूत्र में सेकेंड डेफिनेशन ही है हमारी योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। फिर योग वशिष्ठ में संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। तो ये सब योग क्या है? सब चेतना का ही विस्तार है। फिर वहाँ पर दो तरीके हैं, ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति पाई जा सकती है और प्राणायाम के द्वारा भी मुक्ति पाई जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? योग वशिष्ठ का है। फिर है हमारा मानव चेतना का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष है आ उ मा चंद्र बिंदु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीयावस्था। और ये इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो क्या है हमारा? वो है हमारा जो मनोविज्ञान में यूज़ करते हैं, वो विज्ञान के पक्ष से ही कनेक्ट होगा। उसमें क्या है? कॉन्शस लेवल, सब कॉन्शस लेवल, अनकॉन्शस लेवल, सुपर कॉन्शस लेवल। ठीक, ये मनोविज्ञान में है। और डायरेक्ट विज्ञान को लिखना हो तो रेजेस लिखेंगे। कौन कौन सी रेजेस हैं? बोलो अंजू। वेव्स कौन कौन सी है वहाँ पर? सबसे पहले बीटा, सबसे नीचे के लेवल में अल्फा बीटा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, मतलब कॉन्शस लेवल क्या है? बीटा में आ जाएगा। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर थोड़ा। सब कॉन्शस में क्या हो जाएगा? बीटा के बाद अल्फा। ठीक, अभी आप इसको कनेक्ट ना कर पाए तो अलग से लिख लीजिए। सबसे पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा और फिर डेल्टा। ये 4 रेजेस जो हमारी थीटा पर जब आते हैं तो ध्यान की अवस्था में जाएंगे, और डेल्टा जो है ये समाधि की ओर ले जाएंगे। तो क्लियर हो गया इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी और वैज्ञानिक पक्ष भी। ठीक, फिर है मानव चेतना के विकास की यौगिक विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब चेतना को विकसित किसके द्वारा कर सकते हैं? भक्ति योग के द्वारा। कुछ उदाहरण भी आपको लिखवा दिए थे। ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, मंत्र योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा। अब इन सब में हठ योग में क्या है? चेतना का विस्तार कैसे होगा? हठ योग को कोई भी एक लाइन में बता दो कि हठ योग का विस्तार कैसे हो रहा है चेतना का। यहाँ पर जब भी आपसे हठ योग का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो कभी भी हठ योग के अंदर की गतिविधियों को नहीं बताएंगे, हा और ठा को डिफाइन करेंगे। ठीक, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे लोग। हठ योग की बात होती है तो सीधे वो बोलेंगे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, वन, निधि, वो नादानुसंधान, ये सब नहीं बताना है। हा और ठा का अर्थ क्या है ये बताना है। बोलेंगे दिव्या क्या कह रहे हैं? तो मैम सबसे पहले इससे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, फिर मन में, फिर चेतना पे।
ये कह सकते हैं। और दूसरा क्या है जो सही सटीक अर्थ है, हा और ठा मीन्स हुआ हमारा जो राइट स्वर है मीन्स सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी और चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी, ये दोनों जब एक साथ सुषुम्ना में प्रवाहित होती हैं तो इससे क्या होगा, शक्ति का मिलन किसके साथ होगा, शिव के साथ होगा। ये हठ योग का एक लाइन में आता है। ठीक, क्योंकि हठ योग को जैसे सुनते हो तो हम लोग पूरे अंदर चले जाते हैं। हठ में हा और ठा का अलग अलग अर्थ है। हा मीन्स हकार, ठा मीन्स ठकार। तो हकार और ठकार का मीन्स हो गया सूर्य और चंद्र नाड़ी जब एक साथ मिलकर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगी, उस समय जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो चक्रों का भेदन करते हुए कहाँ मिलेगी जाकर, शिव से मिलेगी जाकर। ये है हठ योग का अर्थ। तो क्लियर हो गया चेतना का विस्तार हठ योग से कैसे होगा। ठीक है, अब इस चेतना के विस्तार के लिए हमारे षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, नादानुसंधान, ध्यान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब किसी को, अब हम जल्दी से ये रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आराम से रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अभी किसी का कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ ले, क्योंकि हमें ऐसा लगता है एक भी चीज़ आपको ना कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई तो आप और नहीं भी पढ़ेंगे तो कनेक्ट कर लेंगे। अभी सबको लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, चलिए ठीक है। फिर अब देखते हैं नीचे हम लोगों ने शिक्षा में योग कल देखा था, आज देखते हैं शिक्षा में योग में जो मूल्य आधारित शिक्षा है, अर्थ व परिभाषा मूल्यों के प्रकार, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का। कृष्णन जी शेयर करेंगे स्लाइड। देखो अब सबके पास टाइम कितना है, 75 डेज है, केवल गिन कर। हो सकता है 70 डेज ही माने, 75 भी ना माने। अब 70 डेज में आप कितना क्या कर सकते हैं। जो JRF वाले हैं वो अपना टाइम 8 घंटे डिसाइड कर लें, और जो नेट वाले हैं वो अपना 6 घंटे का डिसाइड कर लें। इसमें राधा कृष्णन जी वाला दिखाएंगे जहाँ डेफिनेशंस हैं, ये हम लोगों ने कल देख लिया था, ये भी देखा। जहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ये हम लोगों ने कल देखा था। तो ये क्या दिया हुआ है, जो हमारा शिक्षा में योग है मूल्य आधारित शिक्षा में। तो मूल्य आधारित शिक्षा में इसका रिवीजन ले रहे हैं हम लोग। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोचने और सृजन क्षमता को विकसित करना है। शिक्षक को केवल सूचनाओं का भंडार नहीं होना चाहिए बल्कि वह प्रेरणादायक भी होना चाहिए। फिर शिक्षा के 3 प्रमुख तत्व, ये भी हम लोगों ने कल देखे, विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षण पद्धति। विद्यार्थियों में क्या गुण होने चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, सीखने की इच्छा रखने वाला, अनुशासित और विनम्र होना चाहिए। फिर दूसरा, शिक्षक में क्या गुण हो, मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने वाला होना चाहिए। फिर थर्ड है, शिक्षण पद्धति में शिक्षक को विद्यार्थी को केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने के बजाय उनके बौद्धिक आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की स्लाइड देखेंगे, पर वो क्या बोलते हैं कृष्णा जी, इसमें देखेंगे 3rd नंबर, योग में शिक्षण विधि। यहाँ पर आएंगे योग में शिक्षण विधि, ये हम लोगों ने देख लिया था, बस एक रिवीजन लिया था कल के लिए, कल वाला। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, 1 मिनट एक परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षण, ये 3rd में देख रहे हैं योग में शिक्षण विधि। वहाँ पर शिक्षण वह कला और विज्ञान है जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संचरण किया जाता है। कितने लोगों को पता है कि शिक्षण, कला और विज्ञान क्या है, एक एक लाइन में बता दें बस, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आपको ये जो 2 वर्ड हैं इनके बीच में अंतर पता है। शिक्षण कला और विज्ञान है, कला और विज्ञान शिक्षण कैसे हो सकता है, सभी को बोलना है अपने अपने शब्दों में। बोलेंगे मीना? सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो,
शिक्षण कला और विज्ञान कैसे है, इसको अगर एक एक लाइन में समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? बोलेंगे? जिसको भी लग रहा है समझ में आ रहा है वो बोलेगा, हमने सभी को बोलने के लिए कहा है। मैम विज्ञान मतलब समझाना और कला मतलब अलग अलग उदाहरण देकर समझाना शायद। और कौन बताएगा? मैम कला से जीवन परिष्कृत और सुंदर होता है और विज्ञान से क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। तो उसी तरह जिस तरह आचार्य श्री राम जी शर्मा ने योग की परिभाषा में भी ये दो शब्द काम में लिए थे, उसी तरह शिक्षण में भी कला द्वारा उसको परिष्कृत, सुसज्जित और सुंदर बनाना और विशिष्ट ज्ञान, तो वो विज्ञान है। ठीक है, बोलते हैं ना भोजन बनाने की कला आती है, इसका मतलब भोजन को बहुत सुंदर ढंग से बनाना आता है। लेकिन बनाना एक कला हो गई, परोसना कला होगा या विज्ञान होगा? विज्ञान। परोसना विज्ञान होगा। ठीक, ऐसे ही जब हम कुछ पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, वो सब क्या है, ढंग से पढ़ते हैं, सब कला में आएगा। सुंदर ढंग से पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझ, सब कला में आएगा। लेकिन जब किसी चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, वो किस में आएगा? प्रेजेंटेशन किस में आता है, कला में या विज्ञान में? विज्ञान में। कला में तो उसके अंदर का कंटेंट आएगा, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो विज्ञान में आएगा। ठीक है, जैसे अभी कला क्या है, कला किसका पार्ट होगा, हार्ट का या ब्रेन का? हार्ट। और विज्ञान? ब्रेन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो कला जब किसी चीज़ में हम अपना पूरा प्रेम डालते हैं तो वो कला हो गई। लेकिन उस प्रेम को वैज्ञानिक तरीके से हम प्रेजेंट कर दें या सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर दें, वो सब क्या है, विज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है, ये चीज़ हमने सब जगह ऐसे सुनी थी लेकिन उतना हमने कभी उतना डीप में नहीं गए, लेकिन यूनिवर्सिटी जाकर पता चला जो आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो योग जीवन जीते हैं, योग में जीवन जीना चाहते हैं, वो लोग अध्यात्म के साथ विज्ञान को भी अपनाएं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, जितनी भी बुक्स वहाँ पर कुछ भी होता है, इतनी गतिविधियाँ शायद पूरी दुनिया में लोगों ने उठाई हैं वहाँ से, आचार्य श्री राम शर्मा जी की टेक्निक से। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, कभी मौका मिले तो आप देख कर आएंगे। तो वहाँ जो कुछ भी है उसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक स्वरूप और वैज्ञानिक दोनों रखे गए। मंत्र क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ेगा, वो वैज्ञानिक स्वरूप है। तो जब भी हम अपने जीवन में कुछ भी करें, यदि उसमें अध्यात्म और विज्ञान, कला और विज्ञान का समन्वय होगा, तो फिर वो चीज़ हम भी सही समझेंगे, दूसरों को सही समझा पाएंगे और उस चीज़ को और लोग भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक कला और विज्ञान का मीन्स हुआ सुंदरता जहाँ बनाई जाए या सुंदर ढंग से चीज़ें सुसज्जित की जाएं, कुछ भी हो, वो छोटे घर का काम हो, पढ़ने का काम हो, इवन रिसर्च भी हो, वो सब कला के दायरे में आएंगे। लेकिन जब उनको प्रेजेंट करना हो, वो सब विज्ञान के दायरे में आएंगे। तो इसको कला और विज्ञान दोनों के बीच में प्रॉपर अंतर पता हो। अब देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं वापस। फिर अधिगम क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभवों और अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अधिगम सतत प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जीवन में व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी कुछ सीखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अंतिम क्षणों में बोलते हैं कि जीवन हमने निरर्थक जिया, या हमने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, हमने ये चीज़ नहीं सिखाई। बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीज़ें जब बड़े हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी अर्ली एज में या अपना मिड एज में क्या करते हैं, बस वो भागते ही रहते हैं, इस पैसा पैसा, केवल इसके पीछे उसके। फिर एक टाइम उन्हें पता चलता है कि हमने स्वास्थ्य खो दिया, पैसा लेते लेते रिश्ते खो दिए हमने। तो ये क्या है, ये हर क्षण हम सीख रहे हैं। सोते हैं तो भी कुछ सीखते हैं और जगते हैं तब भी कुछ सीखते हैं। जीवन जन्म मिलता है तब भी सीख रहे हैं हर क्षण, और मृत्यु के अंत तक सीख रहे हैं।
और फिर व्यक्ति का नया जन्म होगा, फिर वही क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो शिक्षण नहीं होगा लेकिन अधिगम है। ठीक, कल हमने बोला था शिक्षण और अधिगम क्या है। शिक्षण हमेशा शिक्षक से ही मिलेगा, लेकिन जो अधिगम है वो किसी से भी मिल सकता है। इवन एक जानवर से भी मिल सकता है कि उसको भूख, उसका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा भोजन डालिए, वो मुँह हटा लेगा। तो ये भी तो हम सीख सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, खाने वाले सामान को थोड़ा रोक देना है, भोजन करने से बचना है। तो सीखना किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव जंतु किसी से भी हो सकता है। लेकिन शिक्षण जब भी होगा वहाँ एक सिस्टमेटिक सिस्टम होगा और वो एक शिक्षक के द्वारा ही होगा, वो शिक्षक कोई भी हो हमारा। ठीक है, बोलेंगे अंजू? मैम जैसे हम जैसे योग है और उसका प्रैक्टिकल पार्ट पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कला में आएगा या विज्ञान में? मतलब सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो विज्ञान ऐसे समझ लो। योग की थ्योरी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सब किस में आएगा, कला में, और प्रैक्टिकल पार्ट सब विज्ञान में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षण और अधिगम की संबद्धता क्या है, इनके बीच क्या संबंध है, रिलेशनशिप है। शिक्षक शिक्षण के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जितने भी जानवर हैं उनका पेट स्वास्थ्य खराब हो या पेट गड़बड़ हो तो वो सबसे पहले भोजन से अपना मन मतलब अपने आप को हटाते हैं कि भोजन नहीं करेंगे। आपने ये देखा, लेकिन आपको कुछ फील तो हुआ, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि इसने ऐसा क्यों किया है और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। शिक्षक क्या करेगा, इस बात को वैज्ञानिक ढंग से आपको समझा देगा कि इसने इसलिए भोजन से मुख हटाया क्योंकि इसे पता है कि अब भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और ख़राब हो जाएगा, तो जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा तब तक ये भोजन नहीं करेगा। तो ये हमें जैसे ही, और दूसरी बात क्या समझाई कि जब जब हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमें भी क्या करना है कि भोजन को ब्रेक देना है। नेचुरोपैथी का तो कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप अस्वस्थ हों तो 2 से 3 दिन के लिए भोजन ना करें, और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो तो भोजन की जगह फलों पर आ जाए। तो ये क्या है, शिक्षण शिक्षक के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। फिर शिक्षा एक दिशा प्रदान करता है। शिक्षा में एक दिशा भी होगी, एक डायरेक्शन होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जबकि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम में कोई डायरेक्शन नहीं हो। किसी ने हमसे कहा झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे, हमें लगा हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामने वाले ने कहा, हमने समझा या नहीं समझा वो अलग मैटर है। तो इसमें दिशा हम ले ना ले ये कोई मैटर नहीं करता है। इसके बाद है शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देना है, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्राप्ति अधिगम उनकी स्वयं की जिज्ञासा और अभ्यास पर निर्भर करती है। शिक्षक क्या कर रहा है कि जो शिक्षा दे रहा है वो सही देगा ताकि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिले, लेकिन जब तक विद्यार्थी प्रॉपर तरीके से सीखने को तैयार नहीं होंगे तब तक ये निश्चित नहीं है कि जो शिक्षक के माध्यम से दिया गया है, जो शिक्षक के द्वारा सिखाया गया है, वो सभी विद्यार्थी एक जैसा सीखेंगे। ये विद्यार्थियों की अपनी योग्यता पर डिपेंड करता है, अपने कैलिबर पर डिपेंड करता है कि वो शिक्षक की बताई हुई बात को कितना तार्किक ढंग से समझते हैं और समझकर अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, शिक्षक और अधिगम के बीच में एक संबद्धता है, एक रिलेशनशिप है जो शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, और विद्यार्थियों के लिए भी कौन कौन से सद्गुण हों विद्यार्थियों के पास जिसके माध्यम से वो सही शिक्षण को ले पाए। आगे देखेंगे। अब देखते हैं शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है। पढ़ेंगे पूजा। पूजा पढ़ेंगे। हेलो पूजा, आवाज आ रही मेरी? मैम शी हैज लेफ्ट। अच्छा नहीं है मीटिंग में। चलिए पढ़िए रचना जी।
शिक्षण यह ज्ञान देने की प्रक्रिया है और अधिगम ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। स्वरूप: शिक्षण व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक होती है। अधिगम कभी भी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यह क्रमबद्ध हो। भूमिका: शिक्षण में शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम में विद्यार्थी स्वयं की भूमिका निभाता है। उद्देश्य: विद्यार्थियों को समझाना, सिखाना और मार्गदर्शन देना शिक्षण है। नए ज्ञान, कौशल और अनुभवों को आत्मसात करना अधिगम है। परस्पर संबंध: शिक्षण में अधिगम शामिल है, अधिगम में शिक्षण शामिल नहीं है। इसको एक लाइन में और करेक्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे, प्रत्येक अधिगम में शिक्षण का शामिल होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक शिक्षण में अधिगम का शामिल होना, प्रत्येक अधिगम में शिक्षण का शामिल होना आवश्यक नहीं है। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। शिक्षण में अधिगम हमेशा शामिल होगा, लेकिन प्रत्येक जो हमारी एवरी जो लर्निंग का पार्ट है या शिक्षण है, अधिगम है, वहाँ पर शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जीव जंतु, वनस्पति, मौसम सबसे सीख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वहाँ शिक्षण हो। लेकिन शिक्षण में अधिगम होगा और कई जगह अधिगम में शिक्षण शामिल भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों में अंतर है। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले ले। फिर आगे देखेंगे हम लोग। निष्कर्ष पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है, लेकिन अधिगम एक सतत और स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षा केवल पढ़ाने या सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास से जुड़ी होती है। सामान्य शब्दों में, शिक्षण में अधिगम शामिल है, लेकिन अधिगम में शिक्षण शामिल नहीं। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर उसमें नहीं भी कर पाए तो ये लाइन लास्ट में क्लियर कर दिया आपने, ठीक है। तो ये अगर नहीं वहाँ पर हो तो बस ये सफिशिएंट है, क्योंकि ये हमने अभी देखा है यहाँ पर, तो ये लाइन कंप्लीट है। चलिए अब आगे, अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम विधियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मेथड्स की तरफ। मोनिका मैम, हेमलता मैम हो सकता है ऑफिस में। मोनिका मैम क्लियर है? मीना, अंजू, चलिए यस मैम क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखो मीना और सब लोग हैं, अगर क्लास लेना है तो फिर यस नो का जवाब भी देना और क्लास में प्रेजेंट रहना, ठीक है। और अदरवाइज फिर एक मैसेज दे देना कि कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि JRF के लिए तो हाँ नहीं बोलेंगे, नेट तक का तो हम बोल सकते हैं, JRF के लिए इतना आसान JRF नहीं है, ठीक है मैम। वो कैमरा ऑन करते ही मेरी मुझे है ना नहीं, वो अंजू आपका बिल्कुल पता है, आपका अंजू बिल्कुल पता है, इसलिए आपसे तो हम कभी कहते नहीं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ की, ठीक है। आंसर आपका क्लियर है। मैं वो पास है ना, इन-लॉज बैठे थे इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, खाना बना रही हूँ ना, नवरात्रा है इसलिए। कोई बात नहीं मीना, पर पता है थोड़ा सा यस नो जरूर कर, फिर पता है ये यूनिट अभी तो रिवीजन में आएगी नहीं, ठीक है। अपना कर भी नहीं थोड़ा बहुत बीच में, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो। JRF के लिए फिर अभी क्या होगा कि अभी नहीं करोगे तो अब रिवीजन में तो ये नहीं आएगी यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक शिक्षक केंद्रित और एक छात्र केंद्रित। अच्छा, कौन सी शिक्षक केंद्रित होगी और कौन सी छात्र केंद्रित होगी? जो लोग आंसर दे सकते वो देंगे। मैम टीचिंग पार्ट जो है वो तो शिक्षक से संबंधित है, और जो लर्निंग का पार्ट है वो छात्र केंद्रित है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, शिक्षक केंद्रित का मीन्स हुआ गुरुकुल शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। वहाँ गुरु जी के अनुसार जो वहाँ पर होते हैं, उन माता पिता क्या करते थे पहले गुरुकुल में, वो छोड़ कर आते थे कि अब इनका भविष्य आपके हाथों में है। वो ये पूछने नहीं जाते थे कि उनको इतना, तो हम लोगों ने वो जो महाराणा प्रताप देखा है, इतना बड़ा सीरियल, जो इतने बड़े राजा हैं, वहाँ पे भी उन्हें पता है कि वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन ये पता है कि वहाँ हस्तक्षेप नहीं करें। और सभी के साथ गुरुकुल पद्धति का अर्थ ही ये था। तो गुरुकुल पद्धति जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है, वो अपने अनुसार सब करवाते हैं,
ठीक है। और छात्र केंद्रित जो मॉडर्न, जो अभी की लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, ये किस पे गई है? ये छात्र केंद्रित गई है। तभी तो लोगों ने अभी क्या कर रखा है, बच्चों को छूना नहीं, बच्चों को मारना नहीं, कुछ मत करना। तो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। पहले क्या होता था, छोटी सी बात हुई, घर में भी मार पड़ी बच्चों को, और अगर कहीं बच्चों ने सोचा कि स्कूल की बात बता दे तो अब समझ लो दूसरी बार मार पड़ जाएगी उनको, उनकी पिटाई। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने आप में भी देखा है कि कभी टीचर की कोई भी बात, घर के जो माता पिता हैं वो ऐसे नहीं सुन सकते कि वो हमारी बात सही मान लें। भले ही हो सकता है कई बार हम लोग सही भी हो तब भी नहीं मानते, या तो वो ये समझते हैं कि एक बार इसको ऐसी बात बता दी तो ये हमेशा ऐसे ही बात बोलेगी, तो इसलिए वो कभी सुनते ही नहीं। अभी का क्या है कि पेरेंट्स ही पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों को नहीं मारना, घर पे भी नहीं मारना, वहाँ पे भी नहीं मारना, फिर करने दो। तो फिर टीचर क्यों मारेंगे? उनको क्या करना, उनको उनकी सैलरी मिली, बस जा रहे हैं। तो क्या हो गया कि जब व्यक्ति किसी पर प्रेम करता है, अनुशासन दिखाता है, तो वहाँ पर एक अटैचमेंट होता है। जब हमें पता है कि आपको हमें कुछ गुस्सा ही नहीं करना है, तो जब आपसे गुस्सा भी नहीं, नाराज़गी नहीं व्यक्त कर सकते, तो प्रेम भी आपसे व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक, प्रेम जो व्यक्ति करता है वो ही नाराज़गी व्यक्त करता है। अदरवाइज फिर नाराज़गी, फिर नफ़रत की बात हो जाएगी, वो अलग बात है। नहीं तो प्रेम जहाँ होगा वहाँ नाराज़गी भी होगी, व्यक्ति अच्छा और बुरा भी कहेगा। जो टीचर सही से पढ़ाएगा वो चाहेगा कि हमें रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, और वो इसलिए नहीं चाहेगा, मान लो भाई हम हैं, हमें क्या दिक्कत है, मेरा तो ऑलरेडी निकली हुई चीज़ें, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है कि नहीं, आप अगर कह रहे हो कि मेरा JRF निकलना, तो हमें लग रहा है फिर इसके लिए अटेंशन पे करना पड़ेगा। तो ये क्या, शिक्षक केंद्रित जितनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आ चुके हैं अभी तक, केवल इसी से संबंधित। किस कई तरह से आएंगे आपके क्वेश्चन, डिज़ाइन किए जाते हैं कि शिक्षक केंद्रित कौन सी शिक्षा होगी, ठीक है। तो गुरुकुल वाली जो शिक्षा है वो सब शिक्षक केंद्रित होगी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर कल का पढ़ाने के बाद पूरा PDF शेयर करेंगे। छात्र केंद्रित क्या है, जो अभी की लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसमें छात्र केंद्रित है। जबकि छात्र केंद्रित है तो अच्छी, लेकिन जितने फ़ायदे आज तक शिक्षक केंद्रित में मिले हैं उतने छात्र में नहीं मिले हैं। आधुनिक समय में छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ अधिक उपयोगी मानी जाती, क्योंकि सब CBSE, ICSE, UP बोर्ड आज भी शिक्षक केंद्रित में जाता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी के जो हैं वो सब छात्र केंद्रित में, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। अब देखते हैं हम लोग योग शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। व्याख्यान विधि देखते हैं, पढ़ेंगे मोनिका मैम? व्याख्यान विधि, इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से छात्रों के समक्ष सौधिक रूप से प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल से ही इस विधि का सबसे अधिक उपयोग होता रहा है। परिपक्व छात्रों के लिए यह विधि काफी उपयोगी है। इस विधि से शिक्षण कराते समय शिक्षक दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग कर सकता है, जिससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस विधि में समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, लेकिन ये विधि छात्रों की रुचि, उनको सिखाने की क्षमता और जरूरतों पर केंद्रित नहीं है। ये विधि शिक्षक और विषय वस्तु केंद्रित है। व्याख्यान विधि कहाँ पर यूजफुल रहेगी, लेक्चर्स कहाँ यूजफुल रहेंगे, कहाँ कहाँ सपोर्टिव हो सकते हैं? मैम कॉलेज में। वेरी गुड, ठीक है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या है वहाँ पर लेक्चर सपोर्टिव है, तो मोस्टली होते भी, हम बोलते हैं ना लेक्चरर हैं ये, तो वो लेक्चर ही दिए जाते हैं। कोई एक उन्होंने अपना टॉपिक लिया और उस टॉपिक को पूरा समझा दिया, तो ये क्या है, बड़े बच्चों में, बड़े छात्रों में, स्टूडेंट में ये सपोर्टिव है। दूसरा देखेंगे इसके आगे। व्याख्यान विधि में शिक्षक को व्याख्यान की विषय वस्तु को रुचिकर बनाना होता है, ताकि छात्र व्याख्यान सुनने के लिए प्रेरित हो। इस विधि के उपयोग के दौरान शिक्षक कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाने और छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए समय समय पर छात्रों से विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछता है। इस प्रक्रिया के दौरान श्याम पट का प्रयोग करना भी उपयोगी रहता है। तो निर्देशन अनुक्रमण, ये हम लोग ने देखा व्याख्यान विधि। अभी ध्यान से पढ़ना है और इसके की नोट्स बनाने, एक एक लाइन में या 2 लाइन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आंसर देना होगा कि कौन सी विधि है।
वहाँ पर एग्जाम्पल दिए होंगे और आपको आंसर देना है कि ये व्याख्यान विधि में आएगा, निर्देशन में आएगा, व्यक्तिगत में आएगा, परियोजना में आएगा, किसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से इसको पढ़ते जाएंगे। आगे देखेंगे। निर्देशन अनुक्रमण विधि। इस विधि में प्रदर्शन के समय, प्रदर्शन से पूर्व या पश्चात शिक्षक निर्देशन देता है। इस विधि में शिक्षक का मुख्य ध्यान विषय वस्तु पर होता है। यदि शिक्षक छात्रों की समस्या पर ध्यान दे और उन्हें उचित निर्देशन दे तो ये विधि योग शिक्षण के लिए काफी उपयोगी है। तो ये जो हमारे इंटर कॉलेज 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वहाँ पर निर्देशन विधि कारगर सफल है। आगे देखेंगे। और जो इतने योग में विद्यार्थी हैं वहाँ सफल है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या लिखा, इस विधि में प्रदर्शन के समय, प्रदर्शन से पूर्व, पश्चात शिक्षक निर्देशन देता है। तो प्रदर्शन से पहले, बाद में, बीच में, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। यहाँ पर जब हम लोग योगासन वगैरह योग अभ्यास कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन देता है। एक समूह में अनेक प्रकार के छात्र हो सकते हैं जिनमें की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसलिए शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न क्षमताओं और रुचि का पता लगाता है और उसी के अनुसार विषय वस्तु एवं निर्देशन का चयन करता है। केवल विषय वस्तु का निर्देशन देना भी प्रभावकारी निर्देशन कहलाता है। ठीक है। एक में क्या था, निर्देशन मिल रहा था या डायरेक्शन मिल रहा था किसी काम से पहले, बीच में और बाद में करते हुए। मान लो कोई हम आपको सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं, तो पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया, बीच में भी समझा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, फिर बाद में भी हमने कुछ चीज़ें बताई सूर्य नमस्कार के बारे में और आपके जो पोस्चर हैं उनको ठीक करने के बारे में। तो ये किस में आई, निर्देशन अनुक्रमण विधि। अब व्यक्तिगत निर्देशन में क्या हो गया, हम लोग इंडिविजुअल बता रहे हैं कि आपकी ये चीज़ ठीक है, आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा और सपोर्टिव हो गया। तो व्यक्तिगत निर्देशन किस में गए, जैसे ऊपर वाला था, इसमें से अच्छा अपने मन से बताएंगे, एक आंसर देंगे सब, कौन सा इसमें कोचिंग में आएगा और कौन सा ट्यूशन में आएगा, कौन से विद्यार्थी ट्यूटर ओरिएंटेड है, कौन से कोचिंग में जा रहे हैं। मैम व्यक्तिगत निर्देशन कोचिंग में आएगा, पर्सनली ट्यूशन में आएगा। मैम व्यक्तिगत ट्यूशन में आएगा। दिव्या, व्यक्तिगत ट्यूशन में आएगा। जी जी मैम। ठीक है, ये वाला कोचिंग में आएगा। देखो सर, क्लियर है दोनों में। केवल निर्देशन हो रहा है ग्रुप में तो वो कोचिंग का पार्ट हो गया, ग्रुप में हो गया। फिर व्यक्तिगत है तो इंडिविजुअल। तो ट्यूशन क्या होता है, एक ट्यूटर पढ़ा रहा है, ट्यूशन देने आया, तो ट्यूशन में क्या होगा, एक व्यक्ति ओरिएंटेड हो गया, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि। इस विधि करके सीखा सिद्धांत पर बल देती है। ये विधि करके सीखो। ठीक है, थोड़ा सा ओ की मात्रा नहीं लगी है, करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। इस विधि में विद्यार्थियों को उनके द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को क्रियान्वित करने में सहयोग दिया जाता है। यौगिक क्रियाओं के मॉडल एवं चार्ट बनाना, यौगिक क्रियाओं के चित्र संबंधी पुस्तकें बनाना, प्रतियोगिताओं एवं सम्मेलनों आदि में भाग लेना आदि परियोजना विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों में विषय वस्तु के प्रति रुचि भी पैदा करता है और उन्हें करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। परियोजना विधि अपने घरों में बच्चों को मिलता है ना, कोई भी चीज़ उनके यहाँ पर, मान लो कोई प्रोग्राम है या उनका एग्ज़ाम है, तो बच्चों को उनका प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाने को दे दी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये जो परियोजना विधि है ये इसलिए अच्छी है कि यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी निकल कर आती है, उनके जो माइंड की क्रिएशन है वो निकल कर आती है। जब भी जैसे कोई मॉडल तैयार करना है
और ग्रुप में मॉडल दिया गया कि ये 10 बच्चों को तैयार करना है। तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चों के आइडियाज़ आते हैं जिसको किसी ने, बड़े लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होता है। तो ये क्या, जब ग्रुप में मॉडल दिए जाते हैं या इंडिविजुअल भी दिए जाते हैं, तो जो ये परियोजना विधि है, मॉडल टेक्निक्स है, इसमें क्या है, मेथड है, यहाँ पर हमारे जो क्रिएशन है या माइंड का क्रिएटिविटी है उसको निकालने के लिए, उभारने के लिए परियोजना विधि काम करती है। अब आप इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। जैसे योग में प्राणायाम की बात करें, आसन की बात करें, तो अब इसके मॉडल बनाने तो कैसे बनेंगे। तो आसन में किसी ने चक्रास को दिखा दिया, किसी ने एनाटॉमी पूरी दिखा दी, किसी ने फिजियोलॉजी दिखा दी, किसी ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ ग्लैंड्स और सिक्रेशन दिखा दिया हार्मोन्स का, फिर किसी ने अलग अलग करके कटिंग्स लगा दी, थर्माकोल की कटिंग्स लगा दी, कलर चेंज कर दिए। तो ये सब क्या है कि परियोजना विधि जो है, इससे हमको सरल हो जाता है किसी भी चीज़ को समझना। अभी मान लो हम लोग चक्रास की बात करें, अब बच्चों ने बनाए तो उन्होंने क्या किए, थर्माकोल को कट करके उनके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, उसमें कलर कर दिया और उसके बाद उनका नाम लिख दिया। तो अब क्या हो गया कि जो नए लोग हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कौन सा कलर है। ऐसे हम लोग छोटा सा देखते हैं, उतना क्लियर नहीं होता, या जिनको पता है उन्हें तो क्लियर है, पर नए लोगों को दिखाना हो तो बड़े फॉर्मेट में पूरा बना दिया गया, डिज़ाइन कर दिया गया। तो ये सब क्या है, ऐसे ये तो हमारे बताने में आइडियाज़ तो इतने बच्चों के पास हैं कि आप जब कभी बच्चों के आइडियाज़ को देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि काश माता पिता इनसे ऐसे काम भी करवाते डेली कुछ ना कुछ, तो फिर उनका जो माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता है ना, उससे बच जाता है उनका समय। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से फुर्सत नहीं है, और बच्चों को क्या चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। छोटे बच्चों को आप बस प्रशंसा करते जाइए, वो सब काम करते जाएंगे, और जैसे ही वो ये देख लेते हैं कि अब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वैसे ही फिर वो काम नहीं करते हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। अब ये बच्ची है मेंटल हेल्थ में, अभी किसी ने आपको दिखाएंगे, वो बच्ची ना सीधे पैर कर सकती थी, ना हाथ कर सकती थी, ना बैठ सकती थी, मतलब पूरी तरीके से 15 साल की है और 3 महीने की थी, तब से उसका मेंटल डिस्टर्ब हो गई, उसकी दवाइयों का रिएक्शन हो गया। तो आप समझिए, हम उसको अभी हमने काफ़ी चीज़ें 3-4 महीने उसकी क्लास ली है, आधे घंटे की, जबकि प्रॉपर ऑनलाइन ली है। हमको लगता है ऑफलाइन होता तो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आता, ऑनलाइन ली है। उसमें उसकी थायराइड ठीक हुई, उसका सीधा बैठना हो गया, पैर सीधा करना, पश्चिमोत्तान आसन करना, पूरे हाथ सीधे करना, और उसको एक हम मोटिवेशन के लिए देते हैं। सीधे वो बैठ नहीं पा रही थी, उसको डेली बोलते थे, बोलो गुड गर्ल शिवांगी, शाबाश शिवांगी। इतना करते करते वो अपने आप को ही, एक होता है ना ब्लेसिंग्स देना, तो टीचर भी उसको सही डायरेक्शन दे दे, माता पिता टीचर की बात से सपोर्ट करके बच्चों को सपोर्ट कर दे, और बच्चे को भी वो बात समझ में आने लगे। तो ये सब क्या, जब कोई बच्चों को बार बार अप्रिशिएट करता है बच्चों की बातचीत को, तब बच्चे आपकी बात को सुनते हैं और कुछ करके दिखाना पसंद करते हैं। ये किस लिए है, क्योंकि हम लोग एज अ टीचर ग्रुप में काम करने जा रहे हैं। यदि आपने ग्रुप में प्रशंसा भी करनी है और जहाँ गलत है उसे गलती भी बतानी है, बस ये नहीं करना है कि किसी बच्चे को इतना हाईलाइट कर दिया कि उसकी गलत चीज़ों को भी हमने हाँ बोल दिया। तो ये ध्यान में रखना, जिसकी गलती हो वहाँ गलती बतानी है, और कितनी भी गलत करने वाले व्यक्ति का एक अच्छा पॉइंट हो तो उसे भी डिस्कस करना है कि ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये सब क्या है, ये सब आप जिस ग्रुप में सिखाएंगे जाकर, जहाँ पढ़ाएंगे सिखाएंगे, वहाँ सफल हो जाएंगे जाकर। अन्यथा क्या होगा कि फिर आप ध्यान से नहीं कर पाए। दूसरा, जो सिखा रहे हो कर रहे हो वो उसी समय सब कुछ ध्यान देना है, बात के लिए नहीं बैठना है कि बाद में कुछ बताएंगे। चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे। इसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रदर्शन विधि में। प्रदर्शन विधि का अर्थ है करके देखना। इस विधि का प्रयोग योग शिक्षा में बहुत उपयोगी है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक द्वारा स्वयं प्रदर्शन किया जाता है और फिर छात्रों को उसका अनुकरण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि में क्रियात्मक क्रियाओं के कारण कक्षा का वातावरण सक्रिय बना रहता है और छात्रों की रुचि भी बनी रहती है। प्रदर्शन विधि में छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से कौशल को समझने का अवसर मिलता है। इस विधि में शिक्षक द्वारा प्रदर्शन की जाने वाली यौगिक क्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि सभी छात्र आसानी से उसे देख सकें
और प्रदर्शन से पहले शिक्षक द्वारा क्रिया के बारे में प्रस्तुतिकरण की चर्चा की जाए। कभी भी कुछ भी सिखाएंगे ग्रुप में, क्या ध्यान रखना है, एक मनोभूमि जरूर बनानी है। हम लोग जब भी कोई भी बुक देखते हैं उसके पहले क्या लिखा होता है, इंडेक्स, भूमिका लिखी होती है। भूमिका क्यों लिखी जाती है, ताकि भूमिका के माध्यम से हम ये समझ सके कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही आप थ्योरी वाली क्लास लीजिए, प्रैक्टिकल क्लास लीजिए, हमें पहले एक मनोभूमि तैयार करनी होती है। उस मनोभूमि के बाद फिर हमें आगे गाइड करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस यदि उन्हें पढ़ाने को दिया गया, सिखाने को, ऑन द स्पॉट वो चौक उठाई क्लास में, या जो डिजिटल पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना शुरू किया, या प्रैक्टिकल क्लास है तो बस मंत्र शुरू हुआ, मंत्र के बाद जो भी उन्हें यौगिक अभ्यास कराने वो शुरू हो गए। ऐसा आप करेंगे तो सामने वाले को लगेगा एक रोबोट से हम पढ़ रहे हैं। और जब आप उसे पूरे एक तरीके से पढ़ाएंगे, बॉडी लैंग्वेज के साथ, फिजिकली मेंटली एक साथ कनेक्ट होंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिसके माध्यम से वो जो करने जा रहे हैं उसकी उपयोगिता समझ सकें, उसका महत्व समझ सकें। जब दोनों चीज़ें सामने वाले आपकी बात से समझ जाएंगे तो फिर अब आप आगे उन्हें जो भी बताएंगे वो आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो प्रदर्शन विधि में भी क्या चल रहा है हमारा, कि जब भी हमें क्लास लेनी है तो अपनी बातचीत रख के मनोभूमि बनाकर क्लास की, फिर हमें करके दिखाना है और फिर उनसे कहना है कि अब आप करेंगे। फिर वो लोग जब कुछ देर कर लेंगे, फिर उनकी जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ धीरे धीरे ठीक करेंगे। अब ऐसा भी नहीं करें कि आप जितना अच्छा कर लेते आप उनसे उम्मीद करें वैसा ही करें। ठीक है, कभी कभी कई बार होता है हम लोग कुछ बातचीत करते तो हम लोग बोलते जैसा हमने समझाया वैसा ही आप समझाएं। ये यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर अभी गलत डायरेक्शन में है। ना तो कभी आप मेरे जैसा बोल पाएंगे और ना कभी हम आप जैसा बोल पाएंगे। तो हमने ज्ञान दिया है, वो चीज़ें आपको समझनी है, बाकी व्यक्त अपने अनुभव से करना है। आपकी जैसी आवाज़ है, जैसा प्रोनाउंसिएशन है, जैसा ज्ञान है, उसके आधार पर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि एक दूसरे की नकल करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक दूसरे की बात को समझेंगे और अपने अर्थों में, अपने शब्दों में, अपने अनुभव के साथ व्यक्त करेंगे तो आपकी बात को दूसरा भी समझ लेगा और आप भी समझाने में समर्थ होंगे। तो ये हम लोगों ने देखा प्रदर्शन विधि। अभी आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आज 1 मिनट टाइम देखते हैं। एक बार पूरे नाम पढ़ लेंगे। अनक तो सलमोनिका में पढ़ेंगे। अध्यापन विधियां, निर्देशन विधियां वैज्ञानिक विषयों के लिए, व्यवहारिक कौशल प्रायोगिक विषयों के लिए। प्राचीन काल में अध्यापन की प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित थी। आधुनिक समय में छात्र केंद्रित पद्धति पर बल दिया जा रहा है। व्याख्यान विधि, एक साइड देखिए, अधिगम में क्या क्या आ रहा है, व्याख्यान विधि। अध्यापक में निर्देशन और क्रिया विधि। छात्र व्यक्तिगत निर्देशन विधि, इसमें बड़े आ की मात्रा गलत लग गई है। ठीक है, तो ध्यान, वैयक्तिक निर्देशन विधि। विषय या क्रिया समूह चर्चा विधि, पर्यावरण निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। अध्ययन के लिए हास्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सब लोग इसके एग्जाम्पल के साथ इसे समझाकर हमें होमवर्क देंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मैम, ये अध्ययन के लिए दृश्य या दृश्य आएगा ना, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य विजुअल एंड जो देखना और सुनना है। दृश्य और श्रव्य है यहाँ पर, यह हास्य लग गया, ये नहीं है। ठीक है, दृश्य और श्रव्य, विजुअल बोलते हैं ना, ऑडिबल भी है और विजुअल भी है। ठीक है, चलिए अब सब लोग बैठेंगे आराम से। एक बात दोबारा बोल दें, अपना अपना सिलेबस सभी लोग टू द पॉइंट रेफरेंस के साथ पढ़कर तैयार कर लें। ठीक, ये आपके YCB के लिए भी पर्याप्त हो जाएगा और इसके लिए भी। ठीक है, तो ये होमवर्क है। और फिर इसके बाद कल से आपको एक फर्स्ट पेपर सॉल्व करना है और एक सिलेबस का। रचना जी, मीता मैम और क्या बोलते हैं अपर्णा मैम, पेपर सब लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं कोई नहीं, लेकिन पेपर सब सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया आने लगेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है,
और आधे आधे घंटे का टाइम लेंगे, चाहे वो आप उतनी देर में 20 क्वेश्चन कर पाएँ। फिर 10 दिन के बाद ये टारगेट रखना है कि 100 पर आना है हाफ एन आवर में, ठीक है। इस टारगेट के साथ करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।